This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः पौषशुद्ध चतुर्दशी दिनांक 27 जानेवारी 2021 चरक सूत्रस्थान अध्याय 28 शंखं चक्रं जलतां दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। तत्र श्लोकाः आहारसम्भवं वस्तु रोगाश्च आहारसम्भवाः हिताहितविशेषाश्च विशेषाः सुखदुःखः। इदमपि महत्त्वपूर्णं सूत्रं। वस्तु नाम शरीरं तत् आहारसम्भवम्। तर्हि शरीरम् आहारसम्भवम् एवं रोगाः चापि आहारसम्भवाः हिताहितविशेषाश्च विशेषाः सुखदुःखयोः। हिते विशेषात् सुखम् अहितविशेषात् दुःखम् अत्र भवति। अतः हिताहितविशेषः सुखदुःखयोः कारणम् इति तत्र अवगन्तव्यम्। तो शरीर जो है वो आहार से ही बनता है और रोग भी आहार समुत्थ इस प्रकार के आहार से बनने वाले हैं। और खास करके निज विकारों के बारे में ये बहुत सही इस प्रकार का विधान है। तो ये सबसे अहम मुद्दा है जो आयुर्वेद की महत्ता प्रस्थापित करता है, जो आयुर्वेद की एक खासियत इस प्रकार की है और जो आधुनिक आधुनिक वैद्य की बहुत बड़ी कमी है। एक तो आत्मा मन बुद्धि अहंकार के बारे में आलोचक में विचार नहीं है, एक उसकी बड़ी कमी है। और फिर भौतिक स्तर पर भी आहार का विचार नहीं है, ये ये भी बहुत बड़ी कमी है। तो हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा फायदा देने वाला इस प्रकार का हो सकता है मुद्दा। तो हमें इसके बारे में पूरे विश्व भर में प्रचार प्रसार करते रहना चाहिए कि आयुर्वेद क्यों महान है, कैसा किस दृष्टि से श्रेष्ठ है, ये बताना। और फिर उसके आधार पर चिकित्सा करते रहना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। सहत्वे च असहत्वे च दुःखानां देहसत्वयोः विशेषो रोग संघाश्च धातुजा ये पृथक पृथक। तो देह और सत्व, शरीर और मन, ये दुखों के बारे में सहत्व होना या असहत्व होना, इसके बारे में जो भी विशेष है। तो नहीं सर्वाणि अपत्यानि तुल्य दोषाणि वगैरह जो बताया था। और अन्नविनिष्ट मांस शोणितास्थीनि एक्सेट्रा ये भवन्ति अव्याधि क्षम अव्याधि सहान, व्याधि को सहन करने में समर्थ इस प्रकार की नहीं रहती है। और कौन सी सहन करने में सममांस प्रमाणस्तु समसंधनु नो नरः न विकारे अभिभूयते।
कॉल इंटीग्रेटेड अप्रोच करना है या कैसे सोचे, इस पर मधुमेह पर चर्चा करते वक्त कल डिस्कस करेंगे कहे थे। जस्ट जेंटल रिमेम्बर। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा इस प्रकार का है। तो अभी ऐसा करते हैं, ये अध्याय का अंत ही आ गया है, तो ये पूरा कर लेते हैं। और इंटीग्रेशन के बारे में मेरे कुछ मत है, तो उसको फिर आगे लेकर चलते हैं। अबाउट टी डिस्कशन। रोग संघाष्ट धातुजा ये पृथक पृथक, और धातुओं से संबद्ध जो रोग संघात है, धातु से निर्माण होने वाले या धातु में स्थित दोषों से निर्माण होने वाले, उनके बारे में अलग अलग इस प्रकार का बताया गया। तेषांचैव प्रशमनम कोष्ठात् शाखा उपेत्य, उनका प्रशमन कैसे करना है, और कोष्ठ से शाखा जाकर दोषा यथा प्रकुप्यन्ति, दोष जिस प्रकार से प्रकुपित होते हैं, शाखाभ्यां कोष्ठ में इत्येष, और शाखाओं से कोष्ठ में आकर कंट्रोल काफी डिफिकल्ट होता है यहाँ का, और फिर इसी कंट्रोल पर वो थोड़ा भी गलत जगह लग गया, काफी डिफिकल्ट है। प्राज्ञाज्ञेय और विशेषश्च स्वस्थातुरहितं चेत् विविधाशित पीतिये तत्सर्वं प्रपंसं प्रकाश। और एक बार क्या है देखते हैं पीछे। तो शाखा कोष्ठ से शाखाओं में कैसे जाते हैं, शाखा से कोष्ठ में कैसे आते हैं, और क्या करते हैं, प्राज्ञ और अज्ञ इनके बारे में विशेष, स्वस्थ आतुर के बारे में चर्चा, उनके हितक में क्या है, इस प्रकार से ये विविधा शीतपीति इस अध्याय में सभी प्रकाशित किया गया। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते संस्कृतस्थाने विविधा शीतपीतियो नाम अष्टाविंशोऽध्यायः इति अन्नपान चतुष्टः। ये अन्नपान चतुष्ट यहाँ पे समाप्त हुआ, और ये 28वां अध्याय इसमें समाप्त हुआ। 29 अथा तो दश प्राणातीय प्राणायतनीयम् अध्यायम् व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः। दशैवायतनान्याहुः प्राणा येषु प्रतिष्ठिताः, शङ्खौ मर्मत्रयं कण्ठो रक्तं शुक्रौ रसि गुदम्, तानीन्द्रियाणि विज्ञानं चेतना हेतुमामयात्, जानीते यः स वै विद्वान् प्राणाभिसर उच्यते। If possible, please take one class on case taking before starting the अध्याय।
तो पहले इंटीग्रेशन की बात करते हैं और फिर बाद में बाकी चीजों के बारे में सोचेंगे। ये बहुत बड़ा सिलसिला बहुत सालों से चलता रहा है। और इसका इम्पैक्ट काफी वैद्यों पर भी है और ये थोड़ा चिंता का विषय इस प्रकार का। इसमें आधुनिक विज्ञान या मॉडर्न मेडिसिन जो है उसके बारे में किस प्रकार से सो कॉल्ड तरक्की हुई ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। और ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो माइक्रोस्कोप की खोज एक अहम चीज है और उसके जरिए बहुत सूक्ष्म इस प्रकार के भाव दिखने लगे जो केवल आंख से हमें दिख नहीं रहे थे। और ये फिर सूक्ष्म जंतुओं के बारे में पता चला, बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह के बारे में। हाँ, और उनके जरिए रोग होते हैं इस बात का भी पता चला। तो जो इन्फेक्शियस डिसीजेस है उनके बारे में दृष्टि पूरी बदल गई। फिर बाद में पेनिसिलिन की खोज हुई और सेकंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरे महायुद्ध में उसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया, पेनिसिलिन का प्रयोग किया गया और काफी हद तक इन्फेक्शंस पर काबू पाया गया। तब साइंटिस्ट सोचने लगे कि बस अब ये जंतुओं का हमें कुछ डर नहीं है, हम झट से सभी जंतुओं को नष्ट कर देंगे और इन्फेक्शियस डिसीजेस से मुक्ति इस प्रकार की हो जाए। लेकिन वे हुआ नहीं। जंतुओं को इनका इनोकुलेशन मिल गया एंटीबायोटिक्स का। हाँ, और उनकी नई नई पीढ़ियां तैयार होती रही और फिर पहली वाली एंटीबायोटिक्स कुछ काम की नहीं इस प्रकार की स्थिति रही। हाँ, तो नई नई जनरेशन एंटीबायोटिक्स की भी आती रही और वही सिलसिला आज भी चालू है, इसमें कोई अंतर नहीं हुआ। हाँ, सो क्लोरेम्फेनिकॉल एक जमाने में हाँ बहुत अच्छी दवा इस प्रकार की टाइफाइड के लिए थी। वो बाद में उसकी जगह सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसने ले ली। फिर आगे वाली दवाई इस प्रकार से आई। तो ये सिलसिला आज भी चलता आ रहा है। अब WHO ने इशारा दिया था कि 2020 में भारत में एपिडेमिक्स होंगे और वो फेटल होंगे। इस प्रकार से एंटीबायोटिक्स कुछ भी काम नहीं करेगी और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। अभी ये वायरल इन्फेक्शन, डेंगू, स्वाइन फ्लू और कोविड-19 वगैरह वगैरह इसके साक्षी है कि ये बात अब होने ही वाली है। और हम अगर जनरल इम्यूनिटी के बारे में कुछ सोचेंगे नहीं, उसमें वो जिक्र नहीं है, वो एंटीबायोटिक्स का प्रॉपर यूज करने के बारे में जिक्र WHO कर लेकिन वास्तव में प्रतिकार शक्ति को बढ़ाना यही सबसे अच्छा और सही तरीका इस प्रकार का है, लेकिन उसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। दूसरी तरफ नई नई टेक्नोलॉजी आती है। शुरू में एक्सरे आया, फिर सोनोग्राफी आई, फिर सीटी स्कैन आया, फिर MRI आया, पेट स्कैन आया। तो जिसके जरिए शरीर के सूक्ष्माति सूक्ष्म भावों को देखना, उसका इंटरप्रिटेशन करना पॉसिबल हो गया। और ये करीबन 40-50 साल का सिलसिला इस प्रकार का है। तो इसके जरिए या थोड़ा उसके भी पीछे जाएंगे, 60-70 साल के बारे में बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर।
तो इसका नतीजा ये हुआ कि बड़े बड़े वैद्य भी इसमें बह गए। वो सोचने लगे कि आधुनिक विज्ञान ने बहुत तरक्की की है और उसके बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें ये सीखना ही पड़ेगा। और वेणुगोपाल शास्त्री जोशी, बागेवाड़ीकर, इस प्रकार के दिग्गज, या गुणे गंगाधर शास्त्री गुणे, इस प्रकार के दिग्गज जो उस जमाने में प्रैक्टिस करने वाले थे, वो भी इंटीग्रेशन की तरफ मुड़े। और उस जमाने में ऐसा था कि BAM&S कोर्स था जिसमें एलोपैथी ऑफिशियली अलाउड, ऑफिशियली एलोपैथी पढ़ाई जाती थी। सर्जरी दादा कुलकर्णी ताराचंद अस्पताल में बहुत मशहूर सर्जन थे, जो एक वैद्य थे। लेकिन दादा कुलकर्णी का नाम बहुत बड़ा था कि बहुत अच्छी सर्जरी करते थे। और ताराचंद हॉस्पिटल उनके पेशेंट्स के लिए फ्लडेड इस प्रकार का होता था। तो उस जमाने में डॉक्टर बाशिम लागू वगैरह ऐसे बहुत सारे एलोपैथिक के डॉक्टर्स पढ़ाने के लिए आते थे, और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आते थे। ऐसी चीज नहीं थी कि कोई मामूली आदमी पढ़ा रहा है अच्छे प्रैक्टिशनर्स पढ़ाने के लिए आते थे। तो पूरा इम्पैक्ट उन पीढ़ियों पर जो हुआ वो इंटीग्रेशन का इम्पैक्ट हुआ। ये एलोपैथी बहुत सरस है, बहुत अच्छी है, श्रेष्ठ है आयुर्वेद से, और उसके बगैर अब कोई चारा नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा, शायद साथ में उसके आयुर्वेद करेंगे इस प्रकार से। और जो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स थे जो केवल आयुर्वेद ही कर रहे थे, वो कुछ ही लोग थे, मामा गोखले, बागेवाड़ीकर, वेणुगोपाल शास्त्री जोशी, गंगाधर शास्त्री गुणे, ये इनमें से प्रमुख है। पुरुषोत्तम शास्त्री नामक इनमें से मुख्य इस प्रकार के रहे। फिर भी आगे वाली पीढ़ियां बनाने में उनका कोई सहयोग इस प्रकार का नहीं था। और इंटीग्रेशन में गंगाधर शास्त्री गुणे की किताब जब पढ़ते हैं, औषधि गंगाधर शास्त्र, तो उसमें प्रतीत होता है कि ये इंटीग्रेटेड विचारों से भरी किताबें। नए फणसलकर जी का शिष्य, हम फणसलकर जी गुणे शास्त्री के शिष्य रहे हैं, और मामा गोखले की भी किताब देखेंगे आयुर्वेद में जो क्या है वगैरह वगैरह, तो भी ये पता चलता है कि ये सब इंटीग्रेटेड हो गए थे उस समय में। फिर इंटीग्रेटेड लोगों ने एलोपैथी को ही उठा लिया और आयुर्वेद छोड़ ही दिया। ये सब बुजुर्ग अच्छे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थे, उन्होंने ये माना कि एलोपैथी सीखनी है, फिर भी एलोपैथिक प्रैक्टिस उन्होंने नहीं करनी। प्रैक्टिस तो आयुर्वेद की। लेकिन जो भी छात्र नए निर्माण होते गए BA में, वो सभी एलोपैथी से प्रेरित इस प्रकार के थे, और आयुर्वेद नहीं टिकेगा ऐसा ही लोगों का थोड़ा सा कहना था। इसके बगैर हमारा कोई चारा नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, ऐसी ही सोच उस समय में थी। तो ये सब केवल एलोपैथी करने लगे आयुर्वेद का नामो निशान अभी प्रैक्टिस में नहीं रहा। तो वेणुमाधव शास्त्री जोशी जैसे बुजुर्ग इसके तंग आ गए। हाँ, और उस समय में इंटीग्रेशन या शुद्ध आयुर्वेद इस प्रकार की चर्चाएं होती रहती थी। तो इस प्रकार के एक संगोष्ठी में वेणुमाधव शास्त्री जोशी ने अपना पक्ष बदल कर वो शुद्ध आयुर्वेद के पक्ष में आए। तो ये बड़ा धक्का था लोगों के लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मानता हूँ एलोपैथी ने काफी तरक्की की है इस प्रकार से, फिर भी आयुर्वेद बहुत अच्छा है, हमें मूल ग्रंथ सीखने चाहिए, हमें मूल ग्रंथों से व्यवहार करना चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रकार से। वो डटे रहे कि मैं शुद्ध आयुर्वेद इस प्रकार से ही करूंगा। अण्णा करमरकर, वैद्य कोलटकर, मैं
इनके छात्र रहे, वेणुमाधव शास्त्री जोशी जी के छात्र इस प्रकार के रहे। उस जमाने में क्लिनिकल डायग्नोसिस को बहुत ज्यादा महत्व था, क्योंकि ये सब जो लैब रिपोर्ट्स, सोनोग्राफी, एक्सरे, ये सब टेक्निक था ही नहीं। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस किस प्रकार से किया जाए और उसके आधार पर किस प्रकार की चिकित्सा दी जाए, ये जो व्यक्ति अच्छा भली भांति जानता है वो सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर होता था। और आज जैसा कमर्शियलाइजेशन तो नहीं था, डॉक्टर के ऊपर बहुत विश्वास था, श्रद्धा थी। और डॉक्टर भी उसी प्रकार के थे, श्रद्धा के, विश्वास के पात्र इस प्रकार के थे। तो वहां का एक कहना था कि अगर ये नए नए टेक्निक्स आने लगे तो उस समय में, उस जमाने में जो बुजुर्ग थे यहाँ पुणे में, भड़कम करके डॉक्टर बहुत विख्यात थे, एलोपैथी के डॉक्टर थे, लेकिन सिर्फ एलोपैथी नहीं वापरते, नहीं प्रयोग करते, आयुर्वेद भी प्रयोग में लाते इस प्रकार से। तो उनका कहना था कि अगर क्लिनिकल डायग्नोसिस और पैथोलॉजिकल वगैरह डायग्नोसिस में अंतर है, एक वाक्यता नहीं है, तो रिलाय ऑन क्लिनिकल डायग्नोसिस। आप वो बात छोड़ो और क्लिनिकल डायग्नोसिस को ही महत्व इस प्रकार का दे दो। गायनेकोलॉजी में सीजरियन सेक्शन जब तक नहीं था तब तक वर्जन करके डिलीवरी कराना ये बहुत कॉमन था, और बहुत ही कम डेथ होते थे कि पॉसिबल नहीं हुआ और गर्भ नहीं निकल आया और इंट्राइटरनाइन डेथ हो गई वगैरह इस प्रकार से। और डॉक्टर नहीं, वैद्य भी नहीं करते थे, स्वीड इस प्रकार की कैटेगरी होती थी। खेड़ देहातों में भी ये औरतें रहती थी और उनका कौशल्य डिलीवरी कराने का अद्भुत था। मेरी एक बहन इस प्रकार के, जो अभी 75 या उससे भी आगे होगी उसकी उम्र, लेकिन उसको इतना अनुभव है डिलीवरी कराने का, नॉर्मल डिलीवरी कराने का, और अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन वगैरह भी है तो वर्जन करके इस प्रकार से डिलीवरी कराती थी। तो ये सब कौशल्य चला गया। मूल गर्भ चिकित्सा हमारे यहाँ जो बताई गई है, वो अभी नहीं रहे। अभी ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो सीजर, बस, बाकी कुछ बोलना ही नहीं, सुनना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। सीजरियन सेक्शन इतना आसान इस प्रकार का हो गया। दूसरी चीज ऐसी हुई कि एनेस्थेसिया में प्रगति हुई तो सर्जरी पॉसिबल होने लगी, उसमें भी टेक्नोलॉजी आ गई, हार्ट लंग मशीन आ गई वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो कार्डियक सर्जरी को बढ़ावा मिल गया। हाँ, इम्यूनोसप्रेसेंट्स आ गए तो ट्रांसप्लांटेशंस होने लगे, किडनी ट्रांसप्लांट करो, लिवर ट्रांसप्लांट करो, हार्ट ट्रांसप्लांट करो वगैरह वगैरह, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करो। हार्मोन्स आ गए, हार्मोनल ट्रीटमेंट आ गई, सिम्टोमेटिक रिलीफ जल्दी मिलने लगा। एंटीबायोटिक्स से तो काम हो ही रहा था, स्टेरॉइड्स आ गई आगे, इसके पहले एनालिसिस भी आ गई। तो एनाल्जेसिक्स, हार्मोनल ट्रीटमेंट, स्टेरॉइड्स, इनके जरिए सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता गया, और पूरा समाज, सभी डॉक्टर्स उसमें बह गए। और ये स्थिति बदलने के लिए बहुत कम प्रयास इस प्रकार से। अब ये लोग सोचने लगे कि क्लिनिकल डायग्नोसिस पर हम निर्भर नहीं रह सकते हैं। जो बातें हमें इन्वेस्टिगेशन से समझती है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस में अभी नहीं मिलती है। जैसे कि हमारे हिसाब में वृद्धपत कामाला का रुग्ण है, अगर लिवर पाल्पेबल है तो अलग चीज है, लेकिन पाल्पेबल नहीं है और अंदर ट्यूमर है, चाहे
ओरिजिनल HCC हो, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो या मेटास्टेसिस हो गया हो, और उसके जरिए ये रुद्धपथ कामाला के लक्षण से तिलपिष्ट निबंधस्तु वर्चस्वति कामनी इस प्रकार से दिख रहे हैं। तो केवल रुद्धपथ कामाला की चिकित्सा करके फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो कफ का अवरोध है और ये ट्यूमर है, कफ नहीं है सिर्फ। तो बाद में ये इंटीग्रेशन का माहौल शुरू हो गया। और दूसरी जगह एनाटॉमी फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में होते हैं, और वो हमारे सबसे नजदीकी विषय इस प्रकार के होते हैं क्योंकि वही हम 12वीं तक पढ़ते आए हैं। तो उसके जरिए जो व्यू है कि यूरिनरी एपेरेटस इस प्रकार का है, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर वगैरह इस प्रकार से, रेस्पिरेटरी सिस्टम इस प्रकार की है, डाइजेस्टिव सिस्टम इस प्रकार की है वगैरह। ये मुद्दे छात्रों के मन में बस जाते हैं। और आयुर्वेद पढ़ाने वाला, आयुर्वेद का प्रैक्टिकल दिखाने वाला अध्यापक ही नहीं है। तो उस समय में उनमें जो इम्पैक्ट होगा वो उसी प्रकार है। आयुर्वेद में कुछ अर्थ नहीं है, कुछ भी लिखा है, कहाँ है पक्वाशय और ये बस्ती का संबंध, पक्वाशय गतास्तत्र नाट्य मूत्र वहां वगैरह। एनाटॉमी तो इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, तो हम कैसे विश्वास करें इन प्रकार की चीजों में। तो इन सभी के जरिए सभी छात्रों के मन में एक आयुर्वेद के बारे में कमी इस प्रकार की महसूस होने लगी कि आयुर्वेद साइंस ही नहीं है, कुछ भी लिखा है। और खास करके शारीर और एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जब तुलना होती है तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं। यहाँ हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, यूरिनरी एपेरेटस के बारे में कुछ बात ही नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कुछ बात ही नहीं है, हृदय के बारे में रस का वर्णन है, रक्त का वर्णन है ही नहीं इस प्रकार से। तो लोग इसमें बह जाते हैं, और हम सोचते हैं कि आयुर्वेद में कमी है। एक तरफ हम सोचते हैं कि शास्त्र शब्द प्रमाण है हमारे शास्त्र में, और इतना सारा जो कुछ लिखा है वो शब्द प्रमाण के जरिए हमें मान लेना चाहिए। दूसरी जगह प्रत्यक्ष कुछ और है, शब्द और प्रत्यक्ष में इस प्रकार का अगर अंतर है तो कैसे करेंगे। तो नतीजा ये हुआ कि बीच वाली सभी पीढ़ियां इसमें बह गई। हमारे जो भी अध्यापक थे वो उसी तरीके से, उसी दृष्टिकोण को लेकर निर्माण हुए थे। दूसरी जगह ये मूल ग्रंथों का अध्ययन कम कम होता गया। राघव गोप्टे सर अच्छे सर्जन थे, लेकिन उनका संस्कृत भी अच्छा था, उनकी आयुर्वेद की पढ़ाई भी अच्छी थी, वो कोई देखता ही नहीं है। एक्चुअली शिगो जोशी की पढ़ाई अच्छी थी, लेकिन सिखाने का तरीका नहीं था शिगो जोशी के पास। प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं चली। गोप्टे सर ने सर्जरी की प्रैक्टिस किया और बाद में विद्य चिकित्सा करने लगे। और विद्य चिकित्सा से मशहूर इस प्रकार का, जिनको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं गोप्टे सर को इस प्रकार से। लेकिन नानल सर एक अकेले, बापू नानल सर वहां पे तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय में आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले, आयुर्वेद पढ़ाने वाले। यहाँ कोलटकर सर अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, बाकी सभी जगह, और वहां गुणेश शास्त्री थे उनके बाद में तो नगर की स्थिति और बिगड़ गई। हाँ, कोई भी अध्यापक आयुर्वेद सिखाने वाला नगर में भी नहीं रहा। वेणुमाधव शास्त्री जोशी नासिक के कॉलेज में थे तब तक ये अच्छा था, नासिक का कॉलेज फिर भी अच्छा रहा है कुछ हद तक, पंचवटी का जो है वो। लेकिन लोग कम होते गए आयुर्वेद सिखाने वाले, आयुर्वेद प्रैक्टिस करने वाले इस प्रकार से। तो उसका कुछ कुछ इम्पैक्ट ही नहीं रहा।
अब जब आयुर्वेद फिर से उभर आ रहा है और प्रैक्टिकली प्रूव हो रहा है, चाहे हमारे यहाँ यूरिनरी एपरेटस का वर्णन नहीं है, फिर भी किडनी फेलियर के पेशेंट्स हम ज्यादा अच्छे हैंडल करते हैं एलोपैथी के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि मूलभूत तत्व ज्ञान जो है, अग्नि का जो कंसेप्ट है, उदक वह स्रोतस का जो कंसेप्ट है, वो कहाँ है एलोपैथी में। तो ये हमारी खासियत है, और उसके आधार पर हम भली भांति चिकित्सा करके मॉडर्न पैरामीटर्स पर भी रिजल्ट दे सकते हैं। ये सबसे अहम इस प्रकार की बात रही। तो बीच में इंटीग्रेशन केवल एलोपैथिक प्रैक्टिस इस तरफ मुड़ गया था, वो फिर से वापस आने लगा कि एलोपैथी से कंसेप्ट ले लो, प्रैक्टिस आयुर्वेद की करो, इस प्रकार से। और अभी जो बहुत सारे व्हाट्सएप पर ग्रुप है, वो इसी ढंग पर चलते रहते हैं कि इस प्रकार के एलोपैथी का डायग्नोसिस दिया जाता है, ये सिम्टम्स है, ये इन्वेस्टिगेशंस है, इसके लिए मार्ग बताओ, इसके लिए ट्रीटमेंट का प्रस्ताव दे दो। तो ये कहाँ आयुर्वेद हुआ? शुगर लेवल ज्यादा है, उसको कम करने के लिए क्या करना है, ऐसा अगर आप पूछते रहेंगे तो आपको कभी भी सभी सवाल, सभी जवाब नहीं मिलेगा। तो आयुर्वेद की दृष्टि से उसको देखना है, पूरी लाइफस्टाइल की हिस्ट्री लेनी है, खाने पीने के बारे में पूछना है, और फिर उसकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद की दृष्टि से निदान क्या हो सकता है, चाहे वो कोई रोग हो या फिर चाहे दोष दूष्य वगैरह के बारे में सोचना है, अग्नि के बारे में सोचना है, बल के बारे में सोचना है वगैरह। तो ये अगर होता है, हाँ, तो ये भी सामने रखेंगे और एलोपैथी का जो डायग्नोसिस है वो पैरेलली सामने रखेंगे। अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हम जन्म से ही आधुनिक विज्ञान से परिचित हो जाते हैं। हमारे माँ बाप से, दादा दादी, नाना नानी से लेकर आधुनिक विज्ञान का ही माहौल हमारे मन में है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों के बारे में कुछ जानकारी है ही नहीं। और उसी दृष्टि से अगर हम विचार करते हैं, तो आयुर्वेद की दृष्टि से, प्राचीन भारतीय शास्त्रों की दृष्टि से कैसे विचार कर पाएंगे? ये सबसे आम इस प्रकार का। तो मैं मानता हूं कि एक रेखा हमारे मस्तक में या ऐसे हमारे बुद्धि पर हो गई है आधुनिक विज्ञान में। अब इस रेखा को नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है, उसको कम करने का कोई उपाय नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं कि दूसरी बड़ी रेखा उसके साथ में बगल में रख देते हैं, जो प्राचीन भारतीय शास्त्रों की रेखा इस प्रकार की होगी। और फिर उसके आधार पर, हाँ, ये भी एक प्रकार का विचार है जो आधुनिक विज्ञान के द्वारा होता रहता है। और हमारा भी विचार है उससे बेहतर इस प्रकार का है। आता 2 महिन्यापूर्वी क्रिएटिनिन 1.6 आणि युरिया लेवल 65 होता, एक नंतर 1.4 शो पांडू असा निदान केला होता पेशंट। तो अभी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का बोलबाला है। एलोपैथी में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है और आयुर्वेद में एविडेंस बेस्ड नहीं है, ये लोगों का कहना है। तो वास्तव में ऐसा है कि सिद्ध इस प्रकार की दवाइयां बताई गई है आयुर्वेद में। तो ये सिद्ध क्या है? एविडेंस बेस्ड ये है कि ऋषि मुनियों ने उसका प्रयोग करके लोगों को बताया, हाँ ये सिद्ध इस प्रकार की दवा है, सिद्ध तमान वाच वगैरह वगैरह इस प्रकार से।
तो सिद्धतम का मतलब एविडेंस बेस्ड ऐसा ही है। उस समय में दूसरा कोई शास्त्र था ही नहीं, तो इसको प्रूव करने के बारे में कोई संदेह इस प्रकार का नहीं रहेगा। अगर आज के जमाने में आपको एविडेंस बेस्ड अपने को प्रूव करना है, तो आपके पास इस प्रकार के रिकॉर्ड्स होने जरूरी है। और फिर जब मरीज पहले आपके पास आया तब क्या इन्वेस्टिगेशंस थी, बीच में क्या हुई, अंत में क्या हुई, वगैरह वगैरह, इसका रिकॉर्ड आपको रखना है। अभी WHO भी मानते हैं कि ब्लैक बॉक्स इस प्रकार का रिसर्च का मॉडल, कि शुरू में एलोपैथी पैरामीटर्स और अंत में पैरामीटर एलोपैथिक पैरामीटर्स। एलोपैथिक पैरामीटर्स के जरिए ये सिद्ध होना जरूरी है कि इस प्रकार से पेशेंट सुधर गया है। तो ये भी पॉसिबल होगा, ऐसा तो नहीं है कि पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन समाज मन को बदलने का तरीका ये एक हो सकता है, और दूसरा तरीका हो सकता है कि रिजल्ट दे दो। वैद्यों की संख्या अगर बढ़ेगी, अच्छे वैद्यों की जो मूल ग्रंथों को पढ़ने वाले हैं और आयुर्वेद की दृष्टि से विचार करने वाले इस प्रकार के हैं, तो ये निस्संशय है कि उनको रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी प्रकार के केस हो जहां एलोपैथी का सक्सेस नहीं है, वहां हम सक्सेस दे सकते हैं, उसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। तो अगर आप रिजल्ट देने लगेंगे तो लोगों को कुछ मतलब नहीं है, आप आयुर्वेद ले रहे हैं, एलोपैथी ले रहे हैं, कुछ नहीं, उनको रिजल्ट से मतलब। दुर्दैव से या दौर्भाग्य से लोग एलोपैथी के सिम्टोमेटिक रिलीफ को ट्रीटमेंट समझ रहे हैं, और इसीलिए एलोपैथी को साइंटिफिक सिस्टम बता रहे हैं। ये गलत। एलोपैथिक साइंटिफिक सिस्टम नहीं रही है, साइंस नहीं रही है actually। जिन लोगों ने इसमें योगदान दिया वो तो शास्त्र में कभी के चल गए। अभी ये सब रिसर्च जो चल रहा है, ये सब फार्मेसी ड्रिवन रिसर्च है, जो केवल फार्मेसी के फायदे में है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिसर्च है, और टेक्नोलॉजी के लिए फायदेमंद इस प्रकार का। मानवता के लिए इसमें कुछ नहीं है। तो लोग अब समझ गए हैं कि जिसको हमने इतना सर पे चढ़ा दिया, बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है, जब उसके दुष्परिणाम सामने आने लगे तो लोग तंग आ चुके हैं। लेकिन दूसरा कोई है ही नहीं ना सामने। आयुर्वेद का उतना प्रचार प्रसार ही नहीं, इसी लोग योग की तरफ मुड़े, थेरापेटिक योग प्रैक्टिस में आ गया। थेरापेटिक योग रोगोमुक्ति योग का प्रयोजन ही नहीं है, लेकिन उसके लिए या स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए योग पूरे विश्व भर में फैल गया। तो मैं मानता हूं कि आयुर्योग की संकल्पना ज्यादा अच्छी है स्वास्थ्य के लिए। सिर्फ योग को न लेते हुए स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, यह आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो उसको अगर अगर आगे लेकर चलेंगे और आयुर्योग की संकल्पना को आगे लेकर चलेंगे, तो स्वास्थ्य कैसे बना रहे इसके बारे में हम सोच सकते हैं। अब थेरापेटिक जो है वो आयुर्वेद वास्तव में थेरापेटिक है, योग थेरापेटिक नहीं है वास्तव में। लेकिन यहूदी मैंने हुए इनको अयंगार गुरुजी ने ट्रीटमेंट दी थी, वो ठीक हो गए, और फिर अयंगार गुरुजी पूरे विश्व भर में विख्यात हो गए। अब वहां ट्रेनिंग के आने के लिए 3-3 बरस वेट करना पड़ता है। अयंगार गुरुजी तो चल बसे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो सिस्टम बनाए हैं वहां पे, वो 3 बरस के बाद आपको नंबर मिलता है यहाँ आकर ट्रेनिंग लेने का, इस प्रकार से। तो योग इस प्रकार से पूरे विश्व भर में फैल गया। हाँ, आयुर्वेद को भी वो पोटेंशियल है, और स्वास्थ्य रक्षण के लिए योग या आयुर्वेद या आयुर्योग, ये तो सिलसिला चल ही नहीं रहा। अभी केवल रोगियों को दुरुस्त करने के लिए आयुर्वेद या योग इसके बारे में हम सोच रहे हैं। वास्तव में हाँ, स्वास्थ्य रक्षण पहला आम मुद्दा होना चाहिए। हाँ, और
फिर उसके बारे में हमें सोचना है। यहाँ इंटीग्रेशन की बात आती है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, मैं क्या करूँ आयुर्वेद तरीके से, मेरा बीपी बढ़ रहा है, मैं क्या करूँ, वगैरह वगैरह। इस प्रकार के मुद्दे लेकर लोग आएंगे और सिम्टम्स कुछ नहीं है, तो हम लाइफस्टाइल का पूरा लाइफस्टाइल के बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे और खाने पीने के बारे में बताएंगे, और इन मरीजों को ट्रीट करेंगे आयुर्वेद की तरफ से, तत्वज्ञान से ट्रीट करेंगे। दवाइयां देने की जरूरत होगी ही ऐसा नहीं, लेकिन दे सकते हैं। तो हमें अभी के फिलहाल की स्थिति में ऐसा करना है कि स्वास्थ्य रक्षण के लिए प्रयास करते रहने चाहिए, हमारे खुद के स्वास्थ्य रक्षण के लिए, हमारे परिवार के स्वास्थ्य रक्षण के लिए, और फिर मित्र रिश्तेदार वगैरह वगैरह जो है उनके स्वास्थ्य रक्षण के लिए हमें प्रयास करते रहने चाहिए। और रोगों के बारे में, रोगों की ट्रीटमेंट करती रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का कैंसर का मरीज हो, हार्ट डिसीज का हो, किडनी फेलियर का हो, सोरियासिस का हो, संधिवात का हो, कुछ भी हो, अगर भली भांति हम ट्रीटमेंट कर पाते हैं तो रिजल्ट दे देंगे। रिजल्ट्स मिलेंगे तो आयुर्वेद प्रथम पसंदी का वैद्य हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक बात है कि आयुर्वेद में परहेज बहुत जरूरी है। अब एलोपैथी ने परहेज को ठुकरा दिया, परहेज की बात ही छोड़ दी, क्योंकि कार्य कारण भाव नहीं समझ में लाया। और फिर कारणों को देखना नहीं है, सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ दे देना है, बस उसी को ट्रीटमेंट समझना है। ये उन्होंने प्रचलन में लाया, ये ठुकराना पड़ेगा। अगर आपको एलोपैथी की दवा भी लेनी है तो सिर्फ आप परहेज करो तो भी आपको फायदा होगा, ये लोगों तक पहुंचाना है। मैंने एक सुझाव दिया था कि एलोपैथी के अस्पताल में आयुर्वेद की विंग खोलेंगे। अभी एक दीनानाथ में है, संजीवन अस्पताल में है, और रूबी हॉल में भी निकलने वाली थी, इस प्रकार का मैंने सुना है। HCG जो ग्रुप है कैंसर के बारे में, उन्होंने शुरू कर दिया है इस प्रकार का। और मैं मानता हूँ अगर करना है प्रयास तो सर्वेश्वर सर ने जैसा किया कि वांगोली के आयुर्वेद सेंटर में एलोपैथी को अनुमति दे दी है, केमोथेरेपी कराने के लिए, रेडिएशन कराने के लिए, इस प्रकार से। क्योंकि फिर आयुर्वेद का अस्पताल है और उसमें एलोपैथी आ रही है, तो हम प्रधान उसमें रहेंगे और जहां चाहिए वहां सिर्फ एलोपैथी का करेंगे। वैसे देखा जाए तो आयुर्वेद कॉलेज से जुड़े सभी अस्पताल है, वहाँ यही माहौल है। बेसिक आयुर्वेद है, आयुर्वेद का अस्पताल है, और बहुत सारे एलोपैथी के कंसल्टेंट्स आते रहते हैं, अपने अपने ट्रीटमेंट करते रहते हैं, लेकिन आयुर्वेद करने वाले है ही नहीं। क्योंकि हमारा जो तरीका है वो काय चिकित्सा में जो MD करेगा वो आयुर्वेद का वहां पे चिकित्सक बनेगा, आयुर्वेद अस्पताल में चिकित्सक बनेगा। वो वैद्य है या नहीं है, उसको आयुर्वेद का ज्ञान है या नहीं है, उसके बारे में संदेह है। क्योंकि वो आएगा कहाँ से, अगर कॉलेज में कुछ पढ़ाते ही नहीं है, कुछ दिखाते ही नहीं है, तो कैसे करेंगे ये। जो भी वैद्य बने हैं वो किसी वैद्य के पास जाकर पढ़कर वैद्य बने हैं, या उनके प्रैक्टिस सीखकर वैद्य बने हैं। कॉलेज से तो कुछ नहीं मिल रहा। ये तो शोकांतिका इस प्रकार के है। पुणे हॉस्पिटल हैज आल्सो स्टार्टेड आयुर्वेद। अच्छी बात है। तो इसमें मेरा सुझाव ऐसा था कि आयुर्वेद चिकित्सा में नहीं जाए, इस प्रकार के सेंटर्स में केवल परहेज और जीवन शैली के बारे में लोगों को अवगत कराते थे। या जो मैंने एक कल्पना व्यतीत किया था हमने कि जब इंश्योरेंस किया जाता है तो हेल्थ चेकअप किया जाता है, उसमें लाइफस्टाइल कंसल्टेंट को बिठा दो और वो लाइफस्टाइल खाने पीने के बारे में लोगों को अवगत कराए।
कि ये गलत है, आप जल्दी उठना आरंभ करो, योग व्यायाम ये सब करो, यही खाना खाओ वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनको केवल परहेज से ही फायदा हो जाए और उन तक आयुर्वेद पहुंच जाएगा। दवा नहीं दे रहे हैं तो एलोपैथी के विरोध नहीं होना चाहिए, विरोध होने लगेगा क्योंकि वो समझ पाएंगे कि ये बगैर मेडिसिन से भी लोगों को ठीक कर रहे हैं। तो विरोध आएगा, आगे जाकर उसमें विरोध आएगा आयुर्वेद का, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन शुरू में शायद विरोध कम इस प्रकार का हो सकता है। मैं दीनानाथ में था करीबन 10 बरस, या उससे भी ज्यादा था, 10 बरस तक था या 9 बरस तक होगा। लेकिन वहाँ एलोपैथी के डॉक्टर्स और हम जो आयुर्वेद या होम्योपैथी के डॉक्टर्स, इसमें महद अंतर था। उनके मन में, एलोपैथी के डॉक्टर्स के मन में हमारे लिए कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं था, हमारे लिए भी नहीं, हमारे शास्त्र के लिए भी नहीं। हमारा अस्तित्व उस अस्पताल में है इसकी भी उन्हें कोई लेन देन नहीं। क्योंकि उनके जरिए अस्पताल चल रहा है, भली भांति चल रहा है, पैसे कमा रहे हैं, तो और क्या करने की जरूरत है। और उसमें एक अजीब था कि जो जगह दी जाती है आपको आयुर्वेद ओपीडी के लिए, पंचकर्म के लिए, वो स्क्वायर फीट के हिसाब से मापी जाती है कि इतना इतना स्क्वायर फीट दे रहे हैं। और पर स्क्वायर फीट कैंसर का यूनिट कितना पैसा कमाता है, ऑप्थेल्मोलॉजी का यूनिट कितना पैसा कमाता है, गायनेकोलॉजी का यूनिट कितना पैसा कमाता है, एक कंपैरिजन है। और फिर बताते हैं अगर आयुर्वेद का यूनिट इसमें कुछ भी नहीं कमा रहा, जो भी कुछ कमा रहा है वो इतना मामूली है कि इतनी जगह आयुर्वेद के लिए, यूनिट के लिए क्यों देनी है। अब ये तो पूरा कमर्शियल इस प्रकार का विचार है, और ऑडिट के समय में ये मुद्दे सामने आते रहते हैं कि आपने इस डिपार्टमेंट को कितनी जगह दे दी है और उसकी आमदनी कितनी है। अगर एलोपैथी का भी यूनिट है अच्छा काम नहीं कर रहा, तो लोग बोलेंगे ठीक है यूनिट बंद कर दो, जो यूनिट अच्छा चला रहा है और उससे ज्यादा आमदनी हो रही है, कैंसर का यूनिट अच्छा काम कर रहा है, उसे बहुत ज्यादा आमदनी है, तो छोड़ो ये सब और कैंसर को ही बढ़ाओ दे। तो ये सभी अभी पैसों का खेल है। इसमें ऐसी बात नहीं है कि आयुर्वेद अच्छा है इसलिए करना है, या ये डिपार्टमेंट अच्छा है इसलिए करना है वगैरह। तो हमें जिक्र करना पड़ेगा कि स्वास्थ्य रक्षण के लिए आयुर्वेद और रोगों से मुक्ति के लिए आयुर्वेद, स्वास्थ्य रक्षण के लिए शायद आयुर्योग, रोग मुक्ति के लिए भी ये आयुर्वेद और योग ये कर सकते हैं। तुमचे अजून कुठले ऑनलाईन लेक्चर्स चालू आहेत? पतंजली योगसूत्र वाचन चालू आहे का? वेळ काय आहे? पतंजलि योग सूत्र अभी सोमवार और बुधवार, आज दोपहर ही रहेगा, और अगले हफ्ते से सिर्फ बुधवार एक ही बार रखेंगे। बुधवार को मैं प्रैक्टिस बंद करने वाला हूँ, तो बुधवार दोपहर 4 बजे ये रहेगा, और बाकी नहीं यही चल रहा है। और ऑडियो सीरीज हर रोज मैं करता हूँ 5 मिनट की, अभी डायबिटीज के बारे में जिक्र चल रहा है, वो जेएसबीसी ग्रुप पर आती है, तो वो पढ़ सुनो, वो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर वैद्यों की संख्या बढ़ती है, अच्छे वैद्यों की संख्या बढ़ती है, तो पूरे विश्व भर में माहौल अपने आप चेंज हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है आयुर्वेद को सिद्ध करने की, आयुर्वेद अपने आप सिद्ध हो जाएगा। लेकिन जिस गति से हम अभी आगे जा रहे हैं, वो गति इतनी धीमी है कि ये होने में शायद 40-50 बरस लग जाएंगे। हाँ, मालूम नहीं कितने बरस लग जाएंगे। दूसरा तरीका है कि आधुनिक विज्ञान में, आधुनिक डॉक्टरों में जो अच्छे लोग हैं, जो इस बात को समझते हैं, अरविंद कुलकर्णी जैसे, बी एम हेगड़े जैसे वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ लोग एलोपैथी में है और साइंटिस्ट में भी है,
ऐसी नहीं है, बाकी साइंटिस्ट में भी इस प्रकार के लोग हैं, माशेलकर जैसे लोग हैं। लेकिन उन तक आयुर्वेद पहुंचता नहीं है, उसमें सबसे बड़ा बैरियर संस्कृत का। ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, तो जो भाषांतर है वो पढ़ सकते हैं और उसके आधार पर आयुर्वेद के बारे में सोच सकते हैं। मानते हैं कि ये प्रामाणिक है, ये सच्ची ढंग में आयुर्वेद सीखना चाहते हैं, फिर भी संस्कृत भाषा एक बैरियर बन जाती है और सच्चे रूप से उनको हासिल करना ये मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। और उनके मन में तो आधुनिक वैद्य पूरी तरीके से बैठ गया है। इस प्रकार के प्राचीन भारतीय शास्त्रों के लिए जगह देना, उनके बारे में सोचना काफी मुश्किल काम होता है और इंटीग्रेशन तुरंत शुरू हो जाता है। अभी माशेलकर जी भी कहते हैं कि आयुर्जिनोमिक्स इस प्रकार की बात करते हैं। तो उनकी एक छात्रा ने त्रिदोष के बारे में कई पेपर पब्लिश किया, केमिस्ट्री से एक्चुअली। तो वो बड़े प्रभावित रहे। क्या त्रिदोष ये शब्द साइंटिफिक बेस पे आ गए। आधुनिक विज्ञान में मैंने एक दफा, मुझे ऐसा हुआ था, मुझे याद नहीं है पता, ऑस्ट्रेलिया में या किसी दूसरे देश में मैं उतरा था और उन्होंने पूछा कि आप क्यों आए हैं। मैंने कहा गिविंग लेक्चर्स ऑन आयुर्वेद। तो उसने पूछा आयुर्वेद क्या है, व्हाट इज आयुर्वेद। तो मैंने कहा कि इट्स इंडियन इंडियन मेडिकल सिस्टम emphasizing on maintenance of health। उसने मान लिया और मेरा प्रवेश हो गया। लेकिन अगर आज भी अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखते हैं तो आयुर्वेद शब्द उनके डिक्शनरी में है ही नहीं। उसको अंडरलाइन आ जाती है कि ये शब्द मालूम नहीं है, नया शब्द है। आप अपने तरीके से उसको जोड़ देंगे अपने अपने व्यवहार के लिए। लेकिन पूरे विश्व भर में जब भी आयुर्वेद शब्द शब्द सामने आएगा तो ये नया शब्द है, मालूम नहीं इस शब्द के बारे में कुछ, ऐसा ही लोग कहेंगे। हमने कहाँ प्रयास किया है कि इस प्रकार से इन शब्दों को लेकर आगे बढ़ना है इस प्रकार से। लंदन में, यूके में एक मैंने सुना था कि आपको कोई भी भाषा सीखनी है तो उनके पास बहुत अच्छे मॉड्यूल्स है। आपको मराठी भी सीखनी है तो यूके में मॉड्यूल्स अच्छे हैं मराठी सीखने के। अजीब तरीका है। हम अपनी भाषाओं के लिए खुद सजग नहीं है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां इतनी सारी भाषाएं हैं। जापान में जापानीज है, रशिया में रशियन है, अमेरिका में इंग्लिश है, ब्रिटेन में इंग्लिश है, वगैरह वगैरह। भारत में इतनी बहुत सारी भाषाएं हैं। और फिर हमारा जो विज्ञान है वो हमारी भाषाओं में है। संस्कृत कैसे सीखनी है, उसमें से इन शब्दों के बारे में कैसे जिक्र करना है। अभी फिलहाल थोड़ी सी वार्ता हुई थी कि अमेरिका में आयुर्वेद सिखाना है और आयुर्वेद भी आयुर्वेद की परिभाषा नहीं इस्तेमाल करनी। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता। आयुर्वेद की परिभाषा छोड़ेंगे तो आयुर्वेद ही छोड़ेंगे। हम उसके बारे में ये बता सकते हैं, उसका विवरण दे सकते हैं, लेकिन मूल शब्दों को छोड़ेंगे। एक किताब मैंने देखी थी, पहला ही पेज था, देयर आर 3 बेसिक फॉल्ट्स इन आयुर्वेद। दोष को फॉल्ट्स कर दिया। कहाँ दोष है और कहाँ फॉल्ट्स है, कुछ संबंध ही नहीं है उसका एक दूसरे से। लेकिन जिन लोगों ने आयुर्वेद को विदेशों में ले जाने की कोशिश की है, उन्होंने अगर इस प्रकार की परिभाषा ही बदल दी। हमें प्रयास करने चाहिए कि लोगों को वात पित्त कफ भारत में तो मालूम है, उनका अर्थ वो क्या करते हैं, किस प्रकार से उसको समझते हैं वो अलग है, लेकिन शब्द तो परिचित है। विदेशों में कैसे होगा ये?
वैसे विदेशों में सत्व रजस तमस भी कैसे परिचित होंगे, योग कैसा प्रचलित होगा, ध्यान कैसा प्रचलित होगा, हो गया है ना अभी। अयंगार से लेकर बहुत सारे लोगों ने मूल शब्दों को लेकर विवरण करके, या स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने पतंजलि योग सूत्र के ऊपर भाष्य लिखकर अंग्रेजी में, हाँ, वो बताने की कोशिश की है। तो अगर साइंटिफिक कम्युनिटी को हमें कन्विंस करना है तो हमें काफी प्रयास करने पड़ेंगे इसके बारे में, हाँ, और हमारी परिभाषा छोड़नी नहीं चाहिए। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है कि जिस तरीके से आयुर्वेद पॉपुलर हो सकता है उसके बारे में सोचो। ये तरीका पतंजलि ने अपनाया, ये तरीका बालाजी तांबे ने, बालाजी तांबे ने ये मैगजीन चलाया अभी बंद हो गया यार, लेकिन उसका काफी प्रचलन अच्छा इस प्रकार का रहा, लोग प्रभावित रहे। पतंजलि ने पूरे देश भर में शाखाएं खोली और आयुर्वेद की ट्रीटमेंट शुरू कर दी, आरंभ कर दी इस प्रकार से। तो ये अलग तरीका है पॉपुलैरिटी लाने का। उस पॉपुलैरिटी से फायदा हुआ, नुकसान भी हुआ, दोनों भी तरीके से सोच सकते हैं। क्योंकि अगर बेस ही तैयार नहीं है, हमारे पास आयुर्वेद चिकित्सक अच्छे नहीं है, तो आयुर्वेद पॉपुलर हो जाने पर लोग जिनके पास जाएंगे उनके पास अगर उनको अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो ये सेटबैक हो जाता है कि आयुर्वेद हमने करा है, आयुर्वेद की ट्रीटमेंट करी है, लेकिन फायदा नहीं हुआ है इस प्रकार से। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक बार आयुर्वेद के बारे में मत खराब हो गया कि नहीं ये सिर्फ बकवास की बात है, प्रैक्टिकल में कुछ तो नहीं है, अगर हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो कुछ फायदा नहीं होता है, तो ये बहुत गलत इस प्रकार का हो जाएगा। तो पहले बेस क्रिएट करना यही आवश्यक है। अच्छे वैद्य बने इसके लिए हमें प्रयास करते रहने चाहिए, और ये मूल ग्रंथों के आधार पर ही होना है जो अभी हम कर रहे हैं। Horrifying part is that there are full-time courses in Ayurveda in Europe giving certificates. Tomorrow there will come a time when outsiders will propagate Ayurveda and take patents and copyrights. We gave authority to these people to start courses and give certificates. Aisha and CCIM is also totally off-road about these policies. सही है। तो उनमें से कुछ लोग अच्छे रहेंगे, मैं नहीं मानता कि कुछ लोग अच्छे नहीं रहेंगे, कुछ लोग अच्छे रहेंगे, लेकिन एक पॉलिसी डिसीजन होना है कि हमें किस तरीके से आगे जाना है। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। वैसे क्या है कि मैं बहुत सारे वर्षों से इस बारे में जिक्र करता रहा हूँ, सोचता रहा हूँ। जो भी कुछ गाइडलाइंस मुझे कोलटकर सर से मिली है, या फिर मैंने खुद सोची है, मैंने कुछ बहुत सारे विदेशों में प्रवास किया है और लेक्चर्स दी है आयुर्वेद, तो माहौल क्या है इसके बारे में मुझे पता है। सही रास्ता क्या है ये भी ढूंढना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, अभी यहीं पे रुकते हैं, कल सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनरपि